नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर यानी कि 31 अगस्त के करंट अफेयर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेकर आए हैं हम। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर या फिर हर्षिता माथुर या फिर गीतिका श्रीवास्तव या फिर निर्मला सीतारमन? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप जवाब देते हैं गीतिका श्रीवास्तव यानी कि सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी जिसे नियुक्त किया गया है वह गीतिका श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। यह 2005 बैच की IFS अधिकारी हैं और मूल निवासी इनका जो है उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली हैं। और पाकिस्तान के पहले यदि उच्चायुक्त की बात करें तो श्री प्रकाश जी थे, यानी कि जो सबसे पहले उच्चायुक्त जो पाकिस्तान के थे वो श्री प्रकाश थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है पाकिस्तान का। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी या फिर जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं का क्या नाम है? R वेंकटरमणी या फिर के वेणुगोपाल या फिर मुकुल रोहतगी या फिर MC सीतलवाड़? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा R वेंकटरमणी, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो A हो जाएगा। इसके पहले के वेणुगोपाल थे, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल हैं वो R वेंकटरमणी हैं। इसका मुख्य तथ्य ये है, यहाँ पे इनका आप तस्वीर दे सकते हैं, और इसका जो मुख्य तथ्य है कि यह भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। आप लोगों ने देखा होगा या फिर अखबारों में पढ़ा होगा कि जब कभी भी सरकार के ख़िलाफ़ जब कोई वाद खड़ा किया जाता है, मान लीजिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसके खिलाफ़ यदि कोई वाद खड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इन लोगों का नाम ज़रूर सुने होंगे। आप लोगों ने R वेंकटरमणी का नाम जरूर सुना होगा कि जो हमारे उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वह बार बार इनसे प्रश्न करते हैं और इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? चंद किशन दफ्तरी या फिर तुषार मेहता या फिर रंजीत कुमार और या फिर मोहन पराशरण? एक बात और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पहले हमारे महान्यायवादी थे यानी कि अटॉर्नी जनरल थे वो MC सीतलवाड़ थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कार्यकाल था वह सबसे लंबा था, लगभग 1950 से लेकर आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 1963 तक यह इस पद पर बने हुए थे, जब तक कि मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री अपने पद पे आसीन थे तब तक। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? चंदन किशन दफ्तरी या फिर तुषार मेहता या फिर रंजीत कुमार या फिर मोहन पराशरण? बताइए दोस्तों, आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप B चुनते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के वर्तमान जो सॉलिसिटर जनरल है वह तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल जो है वह भारत के महान्यायवादी के अधीन ही कार्य करते हैं, यानी कि उनसे थोड़ा सा एक पद छोटे ये अधिकारी होते हैं। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। पहला तो जो होता है वो महान्यायवादी होता है, कानून अधिकारी, और दूसरा जो न्यायाधिकारी होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। यहाँ पे इनका तस्वीर आप देख सकते हैं तुषार मेहता का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? HJ कनिया या फिर DY चंद्रचूड़ या फिर NV रमन? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पे 3 ही ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन होना चाहिए था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं DY चंद्रचूड़ तो आप बिल्कुल सही हैं। DY चंद्रचूड़ जी हैं वह CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वर्तमान के। इनका तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनका जो पूरा नाम है वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? रमेश पोखरियाल या फिर प्रकाश जावड़ेकर या फिर स्मृति ईरानी या फिर धर्मेंद्र प्रधान? बताइए दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यदि आप जवाब देते हैं D तो आप बिल्कुल सही हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं और ये मुख्य रूप से कौशल विकास और उद्यमशीलता कैबिनेट के मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। और हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के जिस भाग पर उतरा है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? दुर्गा शक्ति या फिर भारत भूमि या फिर नौ शक्ति या फिर शिव शक्ति? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी कि शिव शक्ति। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो विक्रम लैंडर जिस स्थान पे चांद के जिस भाग पे उतरा है, जिस भूभाग पे उतरा है, उस भाग को हम शिव शक्ति का नाम हमने दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिक्स में पहले 5 देश शामिल थे, हाल ही में कुछ अन्य देशों को भी ब्रिक्स में शामिल किया गया है। शामिल हुए देशों की संख्या कितनी है? 6, 5, 10 या 8? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं। अब जो देशों की संख्या हो गई है वो कुल 11 हो गई है। पहले जो थी वह 5 थी, 5 में 6 जुड़कर यह कुल मिलाकर 11 इस समय इसकी संख्या हो गई है दोस्तों। पहले जो 5 देश थे, असल में जब प्रारंभिक अवस्था में ब्रिक्स का जो निर्माण हुआ था तो ये केवल ब्रिक था शुरू में, यानी कि इसमें केवल 4 देश शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील हो जाता है, आर से रसिया था, आई से इंडिया और सी से चाइना था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और देश जुड़ता है तो उसमें यस जुड़ जाता है और ये ब्रिक्स हो जाता है। एस से साउथ अफ्रीका, इसमें जुड़ने के बाद यह ब्रिक्स हो जाता है। लेकिन अब जो इसका नाम हो गया है, यानी कि जो 6 देश जुड़े हैं इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जुड़ने के बाद वर्तमान समय में इसका जो नाम है वह ब्रिक्स प्लस कर दिया गया है और इसमें देशों की संख्या जो है वह 11 हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? के सिवन या फिर नितिन गडकरी या फिर धर्मेंद्र प्रधान या फिर एस जयशंकर प्रसाद? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं नितिन गडकरी तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर तो यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, चलिए आप तो इनको पहचानते होंगे। और नितिन गडकरी जो हैं वो हमारे देश के केंद्रीय राज्य परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। और के सिवन के बारे में हम जानते हैं। के सिवन जो थे वह मुख्य रूप से इसरो के पूर्व में जो चीफ थे वो थे। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मैंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान इस समय शिक्षा मंत्री के पद पर तैनात हैं। एस जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वह पूर्व आईपीएस अधिकारी, आईपीएस नहीं बल्कि आईएफएस अधिकारी थे। और ये कुछ समय तक भारत की, जब मुख्य रूप से सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी तो यह विदेश सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये थोड़ा सा राजनीति में ये प्रवेश करते हैं और वर्तमान समय में यह खुद विदेश मंत्री के पद पे तैनात हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नितिन गडकरी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इसमें आपको तस्वीर दिख जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस कंपनी ने 100% इथेनॉल से चलने वाले MPV वाहन का निर्माण किया है? टाटा, महिंद्रा, सुजुकी या फिर टोयोटा किर्लोस्कर? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। यदि आप इस तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोयोटा का यहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा और इसका जो उत्तर होगा वह टोयोटा किर्लोस्कर ही होगा। जी हाँ दोस्तों, टोयोटा किर्लोस्कर एक MPV वाहन का निर्माण किया है जो 100% इथेनॉल से चल रहा है। मतलब इसका जो स्कोप है ये 100% इथेनॉल से चलने वाला इसका इंजन है। आप लोग को पता है कि इथेनॉल एक प्रकार का गन्ने से प्राप्त किया जाने वाला लिक्विड होता है और ये एक प्रकार का फ्यूल का काम करता है और पेट्रोल या डीजल में मिलाकर कुछ प्रतिशत तक मिलाकर हम पेट्रोल और डीजल के खपत को कम कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो टोयोटा ने इसका निर्माण किया है उसमें 100% इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। MPV का मतलब जो होता है वो मल्टीपर्पज़ व्हीकल होता है और SUV का जो मतलब होता है, आपने SUV भी सुना होगा गाड़ियों में, SUV का जो मतलब होता है वो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल होता है। मल्टीपर्पज़ व्हीकल मुख्य रूप से आप मान के चल सकते हैं ये 8 या 9 या 10 सीटर होता है। इसमें मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होता है व्हीकल। और SUV जो होता है वो मुख्य रूप से ऐसे स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं जो जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी अधिक होती है और थोड़ा सा जो पावरफुल होता है, यानी कि मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा रफ एंड टफ होता है। और मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि वो गाड़ियाँ जो होती हैं वह सड़कें यदि ख़राब हैं तो वहाँ के लिए भी वह उपयुक्त हो सकती हैं। तो दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न था। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।